आप सभी का पुनः स्वागत है सेकंड सत्र में। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, अनिल शर्मा मैडम उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा बिष्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर मनोज कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोहनी बांडवाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, हमारी फैकल्टी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, फैकल्टी है हमारी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा पाटवाल जी उपस्थित हैं, आज की क्लास की वो फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की उपाध्यक्ष है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं, एक थेरेपिस्ट के होने के साथ साथ योगा टीचर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशवती चौधरी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे और बीएचबी में चैप्टर 11 मानव शरीर विज्ञान। अब हम लोग रेखा पाटवाल जी के साथ हम लोग आज चर्चा करेंगे एडिमा पर। तो उसी को मैं शेयर कर दे रहा हूँ, उनका स्वागत है। एडिमा को शेयर कर दे रहा हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। जी शेयर हो रहा है ना? जी सर। मैडम शुरू करिए। ये एक मिनट, इसको बुलाना मनीष को, ये ठीक नहीं आ रहा मेरे इसमें, बुलाना जरा एक मिनट। मनीष बुला रही मम्मी। हाँ मुझे करना है ना शेयर, मेरे को मेरा नहीं आ रहा हैं? सर स्क्रीन, एक मिनट, ये वाली स्क्रीन करिए, ये वाली, ये कैसे होगी? देखा मैम, शेयर तो सर ने कर दिया है। नहीं शेयर तो कर दिया, मेरे इसमें आ नहीं रहा। एक मिनट, कैसे करूं मैं? हाँ कर, हाँ ये बड़ा कर, आया? नहीं अभी नहीं आया। बड़ा क्यों नहीं हो रहा? दोबारा से फिर शेयर करें? एक मिनट सर, एक मिनट, स्क्रीन बड़ा स्क्रीन बड़ा नहीं नहीं हो रहा ना, पहले पहले तो आ जाता था। अब मेरा तो आ गया, मेरा तो आ गया है, कैसे होगा? एक मिनट, हाँ इसको कर, इसको कर, इसको कर। नहीं नहीं ऐसे भी नहीं, स्क्रीन जो पढ़ाना है वो तो नहीं आ रहा ना। सेटिंग में देख कहीं गड़बड़ हो रही है। हाँ अब आ गया, आ गया सर, आ गया, ठीक है। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम एडिमा लेसन नंबर 10 पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी मैं कि एडिमा होता क्या है, कैसे होता है। तो शरीर के किसी अंग या ऊतक में आवश्यकता से अधिक तरल का होना या बने रहना जो है एडिमा कहलाता है। एन abnormal accumulation of fluid in interstitium serous cavity organ is called as edema। मतलब जो कोशिका है उसके बाहर से या अंदर से या उसकी कैविटी में या फिर ऑर्गन में जो है अगर एडिमा आ गया है, मतलब सूजन हो रही है, तो उसको हम एडिमा कहेंगे। इसे दो वर्गों में पहचाना गया है। एक तो है इंट्रासेलुलर एडिमा, जो कोशिकाओं के अंदर जो फ्लूइड जमा हो जाता है, और बाह्य कोशिका स्रोत मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरसीटियल एडिमा, मतलब जो कोशिकाओं के अंदर जो है जब सूजन आ जाती है, पानी या जो हमारे एक्स्ट्रा जो है फ्लूइड जो है उसमें जमा हो जाते हैं, जो बाहर नहीं निकल पाते,
तो ये दोनों ही जो हमारे दोनों वर्ग हैं, ये दोनों साथ साथ भी मिलते हैं, मतलब इंटर सेलुलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, और दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। तो इंट्रा सेलुलर एडिमा क्या है, इसके दो मुख्य कारण हैं। एक है सेलुलर मेटाबॉलिज्म, कम आपूर्ति के कारण भोजन सामान्य से कम होने पर ऊर्जा में उत्पादन में कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप आयनिक पंप कमजोर पड़ जाते हैं। इसी कारण सामान्य से अधिक अंदर आए जल व आयंस को कोशिका के बाहर भेज पाना संभव नहीं हो पाता। तो अब जब खाने की जो है उसकी सामान्य जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो सही तरह से नहीं लेने पर जो उसकी एनर्जी जो प्रोडक्शन होती है, अगर वो कम हो रही है, तो उसकी वजह से आयनिक पंप कमजोर हो जाते हैं। आयनिक पंप क्या होते हैं? ये कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। यह कोशिका के अंदर और बाहर जो सोडियम और पोटेशियम की आयनिक डेंसिटी को बनाए रखते हैं। मतलब सोडियम हमारा कितना एब्जॉर्ब होना चाहिए, पोटेशियम हमारा कितना, उसका सिक्रेशन जो है उसके उसके सिक्रेशन सही से होना चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक वेव्स होती है कोशिका में, जो इसको मतलब पैदा करने में इम्पोर्टेंट, जो उसके आयनिक पंप्स होते हैं उनको, उनमें इलेक्ट्रिक वेव्स होती है, जिसकी वजह से वो जो सोडियम और पोटेशियम है जो अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है और बाहर निकलने की सिक्रेशन की वो कम करते हैं, मतलब उसको कोशिश करते हैं कि बैलेंस बना रहे। जब ये कमजोर हो जाते हैं तब, या फिर नॉर्मल से ज्यादा, तब क्या होता है कि नॉर्मल से ज्यादा जब अंदर जो पानी है या फिर आयंस है वो बाहर नहीं भेज पाता है, मतलब उसका सिक्रेशन सही से नहीं हो पाता या फिर ऑब्जर्प्शन सही से नहीं हो पाता, तो तब जो है वो कोशिका की जो है हम मानते हैं कि वो जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो गई है, और तब वहां पर जो है वो जो बाहर नहीं निकाल पा रही है उस एक्स्ट्रा पानी को, वहां पे उसकी वजह से जो है सूजन आ जाती है। और तब ये जो है नॉन पिटेबल एडिमा भी, इस दशा में एडिमा यदि त्वचा के नीचे हो और उसे तर्जनी से दबाया जाता है तो वहां गड्ढा नहीं पड़ता है। इसको नॉन पिटिंग एडिमा हम कहेंगे, क्योंकि इसमें जब हम दबाते हैं स्किन को तो वहां पे गड्ढा नहीं बनता है। और इन्फ्लेमेटरी इडिमा मतलब इसका सेकंड पार्ट है, ये टिश्यू इन्फ्लेमेशन से या सेलुलर मेम्ब्रेन की आर पार जो परमेबिलिटी है बढ़ा देती है, जिसके कारण अंतःकोशिकीय तरल की मात्रा बढ़ जाती है। यह एडिमा जल्द ही शरीर की बचाव प्रतिक्रियाओं द्वारा समाप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो टिश्यू में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मतलब और या फिर सेलुलर मेम्ब्रेन के जो आर पार करने की परमेबिलिटी जो होती है, मतलब जो मैंने अभी पहले बताया कि पोटेशियम और सोडियम को जो है सोडियम को एब्जॉर्ब करना होता है और पोटेशियम को सिक्रेशन होने से बचाना होता है। अगर ये जो उसकी ताकत है उसको अगर वो कम हो गई है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो अंतःकोशिकीय तरल की मात्रा जो है अंदर जो है बढ़ जाती है, और ये इडिमा जल्दी ही जो शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उसको खत्म कर देता है। वो सूजन की वजह से बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो खत्म हो जाता है और वहां पर जो है सूजन आ जाती है। दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरस्टिशियल एडिमा, बाह्य कोशिकीय तरल, मतलब जो बाहर की तरफ है कोशिका में वह तरल जो कोशिकाओं के बीच से स्थान में है, मतलब बीच से, मतलब एक कोशिका और दूसरे कोशिका के बीच में जो जगह बचती है वहां पर ये जो है ये फ्लूइड होता है, तथा प्लाज्मा दोनों आते हैं, इसमें प्लाज्मा होता है। यहाँ मुख्यतः इंटरस्टिशियल तरल को संदर्भ में ले रहे हैं। इस रिक्त स्थान में जो तरल है वह तरल दशा में नहीं है, अपितु विशेष फिलामेंट में फंसा तरल है, जो जो जेल के रूप में रहता है। और शरीर में सामान्यतः इस जेल की मात्रा 10.5 लीटर होती है, और असामान्य परिस्थितियों में यही 5 प्लस माइनस जो है 1 लीटर जो है एक्स्ट्रा अगर ये एक्यूमुलेट कर लेता है तो वहां पर जो है सूजन आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर में ईडिमा की पहचान इस एक्स्ट्रा हमारा फ्लूइड जमा हो गया है, जो एक्स्ट्रा मतलब 10.5 होना चाहिए लेकिन 10.5 से ज्यादा हो गया है, 15-16 हो गया है या 14-15-16 के करीब हो गया है, तो हम कहेंगे कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो है एडिमा कहलाएगा। मैडम अब इसके एक बाद है सेकंड, हमारा, मैम एक सेकंड थोड़ा सा बता दें। देखिए दो चीजें जो हमेशा दो कंसेप्ट में बात होती है, एक इंट्रा सेलुलर और एक एक्स्ट्रा। तो इंट्रा माने हुआ कि जो कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो जल है या तरल है उनकी बात हम करते हैं इंट्रा सेलुलर। यानी इंट्रा तो पता है कि सेल के अंदर, सेल के बाहर दो तरह का एलिमेंट है। एक तो है कि दो कोशिका इस तरह की हैं, इन कोशिका के बीच का स्थान, और दूसरा याद करिए हमारे पास ब्लड चैनल भी है।
ब्लड चैनल है, कैपिलरीज है, उन कैपिलरीज से भी कोई चीज मूव कर रही है, चाहे जल हो, चाहे तरल हो, चाहे वो क्या कहते हैं ब्लड हो, और चाहे हमारा लिम्फ हो, तो या वेन्स हमारी जा रही हो तो वो भी ब्लड को ले रही हैं, तो उसको, और जो इन दो के बीच में इन दोनों को मिला करके एक्स्ट्रा सेलुलर कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर का अर्थ हमेशा होगा कि कोशिका के बाहर है, चाहे वो ट्यूब्स में हो यानी वेन्स और आर्टरीज में हो, तो चाहे वो लिम्फेटिक चैनल में हो, और चाहे वो बाहर हो, इन सब, वो तरल कहीं नहीं, देखिए द्रव्य कहीं नहीं है, तरल माने विस्कोसिटी, जो भी अंदर होगा वो उसमें कोई विस्कस चीज होगी, यानी कोई चीज मटेरियल मिला होगा तो विस्कोसिटी उसकी बढ़ी होगी, तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो सामान्य तरल नहीं बल्कि वो एक विस्कोसिटी के रूप में होता है, जल की मात्रा में होता है, जेल के रूप में होता है। तो जो ब्लड जा रहा है वो तो अंदर घुसा हुआ है, मतलब उसमें जो बढ़ता है, तो जब उसमें सेल्स में बढ़ेगा तो वो अलग पॉइंट हो गया, लेकिन जो बाहर है उनकी बात कर रहे हैं कि ये बाहर जो हमारा होता है वो उसमें अगर बढ़ता है, और कैसे बढ़ता है, जो अंदर आयंस का है, पॉजिटिव और निगेटिव सेल्स पर हमेशा धक्का लगाते रहते हैं, पॉजिटिव अंदर जाना चाहता है, अगर निगेटिव अंदर है तो पॉजिटिव अंदर जाना चाहता है, निगेटिव बाहर आना चाहता है, उनको बैलेंसिंग फॉर्म करते हैं। पंप क्या है, जो भी ये है अंदर सोडियम पोटेशियम, अंदर पोटेशियम अधिक होता है, सोडियम कम होता है सेल के अंदर, और सेल के बाहर सोडियम अधिक होता है, पोटेशियम कम होता है, तो इन के बीच में हमेशा पंप माने सिस्टम, होम्योस्टेसिस सिस्टम है, वो उनको बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब बैलेंस नहीं हो पाता तो हम बीमार पड़ते हैं, या हम कहते हैं कि भाई हमारा बढ़ गया, तो यानी अंदर नहीं आना चाहिए बहुत अधिक, अगर अंदर सेल के अंदर गड़बड़ हो रही है तो सेल की फंक्शनलिटी कमजोर होगी, फंक्शन कम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे असर पड़ेगा, काम नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको खराब मानते हैं, और बाहर वाला है तो वो आज है उसको निकाल देंगे बाहर, ये ठीक। आइए मैडम चलिए। हाँ जी, इसके बाद है गड्ढा पड़ने वाला, पिटेबल और नॉन पिटेबल, ये जो दो टाइप के होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कारण क्या होता है, और फर्स्ट लुक में हमको क्या सिम्टम्स आते हैं, और एक्स्ट्रा सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो ये है हाइपोप्रोटीनेमिया के कारण जो एडिमा होगा, मतलब अलग अलग प्रकार के जो एडिमा होते हैं, कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ये हाइपोप्रोटीनेमिया के कारण जो एडिमा होगा, ये भोजन में कमी या सिंथेसिस में अधिक सेक्रेशन, एक्सक्रेशन, मेल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, लीवर डिजीज, मतलब ये कहाँ कहाँ पर होगा, अगर लीवर में जो सही तरह से पाचन नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से, या फिर सिंथेसिस में जो है एक्स्ट्रा मेल ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है उसकी वजह से, आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी की वजह से जो है यहाँ पर ये हाइपोप्रोटीनेमिया के कारण जो है एडिमा होता है। मतलब प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशंस है उनकी हमारे शरीर में कमी हो रही है। और इसमें जो है पहले हम फर्स्ट लुक में हम क्या देखेंगे, जनरलाइज ड्यू टू लो प्लाज्मा ऑस्मेटिक प्रेशर, लो प्लाज्मा ऑस्मेटिक प्रेशर की वजह से भी इसमें जो है ये हमें दिखाई देगा। अब लो प्लाज्मा ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, यह ब्लड में प्रोटीन विशेष रूप से जो एल्बुमिन की कमी से होता है। तो इसमें जो है प्लाज्मा में प्रोटीन की डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे पानी और जो और सॉल्यूशन है वो हमारी ब्लड जो सेल्स हैं उनसे बाहर निकल जाती हैं और टिश्यू में जमा हो जाते हैं, जिससे जो है सामान्य जो एडिमा है वो फ्लूइड जो है रिटेंशन मतलब निकलने लग जाता है, और ये ब्लड और टिश्यू के बीच में फ्लूइड को बैलेंस को प्रभावित कर देता है। तो ये हमारा जो है लो प्लाज्मा ऑस्मेटिक प्रेशर है कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो प्रोटीन की जो है जो कमी की वजह से ये एल्यूमिनियम की कमी से होती है, और प्लाज्मा प्रोटीन की डेंसिटी जो है कम हो जाती है, जिससे जो है पानी और अन्य जो सॉल्यूबल होते हैं उसमें रक्त ब्लड वेसल्स में वो बाहर निकल करके वहां पर जो है टिश्यू में जमा हो जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट है अन्य कारण क्या है, एनीमिया। एनीमिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो ब्लड की कमी हो रही है उस वो, और एनॉक्सिया, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी होना, एनॉक्सिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना, और इस तरह से जो है इसमें एक मिनट, हाँ, एनॉक्सिया मतलब इसमें ब्लड की में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हमारे जो है जो प्रोटीन की कमी के कारण जो नाइट्रोजन का शरीर से बाहर निकल जाते हैं। प्रोटीन की जब कमी होती है तो जो हमारे शरीर के जो नाइट्रोजन है
वो हमारे शरीर से मतलब निकलना बाहर निकल जाते हैं। एबनॉर्मल आरबीसी, आरबीसी मतलब यहाँ पे आपको पता ही है कि जो डेफिशिएंसी होती है जो, वो इसमें आयरन और विटामिन B12 वगैरह जो इसमें फॉलिक एसिड वगैरह जो है, ये इनकी कमी हो जाती है आरबीसी में, एबनॉर्मल हो जाते हैं ये। तो उसकी वजह से भी जो है ये और ये लक्षण हमारे दिखाई देते हैं। और इसमें जो है उसके बाद है हमारा कार्डियक एडिमा। कार्डियक एडिमा में हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर मिट्रल जो स्टेनोसिस होता है, जो हमारे हार्ट में हमने सबने पढ़ा था अभी कि हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं उसमें जो राइट में जो है लेफ्ट जो नहीं लेफ्ट में जो वेंट्रिकल होता है उसमें अगर स्टेनोसिस आ जाता है, मतलब 2 के बीच में जो वाल्व जो है जो वहां पर होता है, अगर उस वाल्व में वो अच्छी तरह से मतलब बंद नहीं हो रहा है या खुल नहीं रहा है, तो वहां पर जो है हार्ट को जो है ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वहां पे बाधित होने लग जाता है। मतलब वहां पे ब्लड फ्लो को जब जो वाल्व है वो सही से नहीं खुल रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि उसका प्रेशर जो है हमारा उसके वेंट्रिकल के ऊपर वाले हिस्से में पड़ेगा, और उससे जो है ब्लड फ्लो जो है हमारा कम होगा, तो हार्ट को उसमें जो है प्रॉब्लम आएगी। तो ये कार्डियक एडिमा हो गया। ऑन डिपेंडेंट इसमें फर्स्ट उसमें जो लक्षण आते हैं वो मतलब दिखाई देंगे हमारे को कि एंकल में जो हमारा पैर है, डॉर्सम ऑफ फुट है, वहां पे जो है सूजन होगी, और उसके बाद जो है वर्स्ट ऑफ द एंड ऑफ द डे। और ये जो सूजन आएगी वो दिन के शाम के टाइम आएगी, मतलब सुबह दिन भर ठीक रहेगा, लेकिन शाम के टाइम हमारे एंकल में सूजन हो जाएगी, या फिर हमारे डॉर्सम ऑफ फुट मतलब पैरों के जो ऊपर का हिस्सा होता है यंग साइड, उसमें उसमें हमारा जो है मतलब आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। तो जब भी हमने टीसीएम में भी पढ़ा था कि अगर एंकल में मतलब सूजन आ रही है तो वो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, और हार्ट में हमारा जो है ये कार्डियक एडिमा से रिलेटेड होगा। और उसके बाद है इन लेटर स्टेज विद बिकम जनरलाइज एनीमिया हो सकता है इसमें, जो अन्य लक्षण होंगे। और उसके बाद एनॉक्सिया होगा। एनॉक्सिया मतलब यहाँ पर वही ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में, उसमें ब्लड में। और साइनोसिस होगा। साइनोसिस मतलब हाथ पैर नीले पड़ेंगे, और वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही पड़ते हैं नीले। हमने देखा होगा कि सर्दियों में जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो हमारे हाथ और पैर की जो उंगली है वो नीली पड़ने लग जाती हैं, तो वो भी कार्डियक एडिमा उसका कारण हो सकता है। हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन मतलब कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ सकता है इसमें। हेप्टोमेगाली हो सकता है। हेप्टोमेगाली मतलब लीवर का जो अ, इसमें जो है बड़ा हो जाना, क्या कहते हैं, हार्ट का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है इसमें। और पल्मोनरी कंजेशन। पल्मोनरी कंजेशन मतलब, अब ये पल्मोनरी कंजेशन का मतलब कि हार्ट के जो पंपिंग अगर ठीक से नहीं हो पा रही है, नहीं होने के कारण जो ब्लड का जो वापस लंग्स में वापस जमा हो जाता है, मतलब जैसे जो लंग्स से ब्लड आ रहा है हार्ट की तरफ, लेकिन वहां पर हार्ट में पंपिंग ठीक नहीं हो रही है, तो वहां पे प्रेशर बनेगा, वो लंग्स में जो है उसका जो है वो जहां से हार्ट के अंदर जा रहा है वहां पर जो है उसमें जो है सूजन आ जाएगी, मतलब वह किसी वजह से सूजन वगैरह की वजह से वहां पर जो है उस ढंग से ब्लड हार्ट के अंदर नहीं आएगा, लेफ्ट वेंट उसमें नहीं आएगा। तो इसकी वजह से जो है वहां पे पल्मोनरी मतलब उसका फर्क जो है हमारा लंग्स पे पड़ेगा, क्योंकि लंग्स में वापिस जमा हो जाएगा वो। तो उसकी वजह से जो वहाँ पे जो क्या कहते हैं वहां पे उसमें सांस फूलेगी, या फिर मतलब उसको सांस लेने में तकलीफ होएगी, तो ये कल पल्मोनरी कंजेशन हो गया। डिस्पो डिस्पोनिया। डिस्पोनिया मतलब जो है इसमें हार्ट में जो है जो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें निमोनिया हो सकता है, या टॉक्सिन के कारण जो है गंभीर चोट के कारण जो है सांस लेने में, डिस्पोनिया मतलब होता है सांस लेने में कठिनाई होना। और ये हमारी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, निमोनिया की वजह से हो सकता है, या टॉक्सिन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई गंभीर चोट जो है उस लगी है उसकी वजह से ये डिस्पोनिया हो सकता है। तो ये कार्डियक एडिमा होगा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से इसके कारण होते हैं और किस तरह से उसमें हमारे सिम्टम्स जो हैं आते हैं। फिर है रेनाल एडिमा। रेनाल एडिमा जो है हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लूमेरुलस और ट्यूबुलरस के कारण होता है। तो ये हमने किडनी के बारे में हमने जब पढ़ा था इसके बारे में कि ग्लोमेरुलस मतलब जो है क्या होते हैं इसमें, ये जो है तुम्हारा किडनी में जो है जो किडनी में इसमें फिल्टर करने की जो है एक
जो फिल्ट्रेशन के लिए जो वहाँ पे छोटे-छोटे इसमें फ़िल्टर होते हैं, उसमें अगर सूजन आ जाती है तो ब्लड टॉक्सिन जो और चीज़ें हैं, वो ठीक से जो है फ़िल्टर नहीं हो पाती हैं और इसके कारण जो है वहाँ पर सूजन आ जाती है, पेशाब में जो है उसमें खून आने लगता है या फिर प्रोटीन निकलने लग जाता है। तो ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस और ट्यूबुलस। तो हमें पता है कि उसमें छोटी-छोटी नलिकाएँ होती हैं। उसमें नेफ्रॉन की जो है एक यूनिट होती है ये और खून को जो है छानती है और पेशाब में जो है छोटी नलियों से जो एक एक जटिल जाल होता है वहाँ पर, जो शरीर के लिए ज़रूरी पानी, नमक और ग्लूकोज़, अमीनो एसिड को सोख कर जो एक्स्ट्रा जो उसमें टॉक्सिन होते हैं उनको बाहर निकालती है। मतलब न्यूरॉन्स की एक यूनिट है ये, तो ये जो है ज़रूरी जो सही मतलब बॉडी के लिए ज़रूरी है उनको तो वापस कर देती है बॉडी को, लेकिन जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको जो है ये बाहर निकाल देती है यूरिन के रूप में। तो ये हो गया हमारा ग्लूमेरुलस। उसके बाद है हमारा ऑन अब इसमें लक्षण क्या-क्या आएँगे? ऑन फेस में जो है फेस में सूजन आएगी या फिर लोअर आईलिड्स में जो है आँखों के नीचे जो है हमारी सूजन आएगी और ये सब जो है जो सूजन दिखेगी हमारे को, वो मॉर्निंग के टाइम में दिखाई देगी। मतलब अगर हम किसी का फेस में सुबह के टाइम देखते हैं कि सूजन आ रही है, तो हमारा रेनाल एडिमा के वो हम पहचान कर सकते हैं उसका। उसके बाद है ओलिगोरिया। इसमें जो है जो यूरिन जो है उसका जो है वो कम जो जो है कम आएगा और प्रोटीनूरिया मतलब से प्रोटीन की मात्रा जो है यहाँ पर मतलब इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा निकलेगी इसमें यूरिन की में। हाइपोप्रोटीनेमिया इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा जो है जिसमें पेशाब की मात्रा कम हो जाएगी और सीरस कैविटीज़ जो है वो हमारे को पता है सबके कि ये झिल्ली होती है एक ये हमारे लंग्स में होती है, हार्ट में होती है और पेट में होती है। मतलब एक हमारे इन ऑर्गन्स को ढकी हुई एक कैविटी होती है, तो जो मतलब जिसकी वजह से ये ऑर्गन सही से काम करते हैं और अपनी जगह पे ठीक से रहते हैं। तो ये जो है हमारा सीरस कैविटी के इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। प्लूरल पेरिटोनियल ये किसी की आवाज़ आ रही है। अपना अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज़। ये कैंप लगा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो हमने इसमें अभी पढ़ा प्रोटीनेरिया के बारे में। ये झागदार जो है ये पेशाब होता है। मतलब पेशाब का रंग बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा इसमें और प्रोटीन लेवल जो है इसमें जो झागदार होने में हमें पहचान होनी चाहिए कि भी इसमें प्रोटीन निकल रहा है। जो हमारे पेशाब से असामान्य मात्रा में जो है प्रोटीन निकलता है इसमें और हाइपरटेंशन हाँ, सॉरी ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। हाइपरटेंशन मतलब पता है सबको ब्लड प्रेशर इसमें हाई हो जाएगा और सीरस कैविटी में हमने देखा कि ये लंग्स में और हार्ट में और पेट में हमारे एक झिल्ली होती है, चिकनी झिल्ली होती है इसमें, जो उसको ऑर्गन्स को सिक्योर मतलब उनको सही तरह से काम करने में उनको मदद करती है। मतलब वो जो ऑर्गन्स हिलते-डुलते हैं, अपनी जगह पे रहते हैं वो और सही से अंदर ही अंदर काम करते हैं। तो इसके बाद है हमारा पेरिटोनियल पेरिकार्डियल और इन्वॉल्व ये प्लूरल मतलब जो लंग्स के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको सीरस कैविटी है उसका नाम हो गया। पेरिटोनियल मतलब जो पेट में होती है, पेट के एब्डोमेन के चारों तरफ जो झिल्ली होगी और पेरिकार्डियल मतलब जो हार्ट के चारों ओर जो है इसमें जो झिल्ली होती है इसमें जो है अगर प्रॉब्लम आ रही है, इनमें सूजन आ रही है, तो ये इसके अन्य लक्षण हो जाएंगे कि भी रेनाल एडिमा है। हाई यूरिया प्लाज्मा लेवल और हाई यूरिया प्लाज्मा लेवल मतलब यहाँ पे प्लाज्मा लेवल जो है हमारे यूरिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें निकलेगा। तो ये भी एक इसका लक्षण है रेनाल एडिमा का। उसके बाद है नॉन पिटेबल ये सब तो हमारे पिटेबल थे मतलब जिसमें गड्ढा पड़ता है, स्किन में हमारा गड्ढा पड़ जाता है, हम दबाते हैं तो। और एक होता है नॉन पिटेबल मतलब जहाँ पर जो हमारी स्किन है वो मोटी हो जाती है और सॉलिड हो जाती है। जैसे दरदरी, खुरदरी और जो है मोटी हो जाएगी बहुत, उसको हम आसानी से अगर हम पकड़ना चाहें तो पकड़ में नहीं आएगी, तो ये नॉन पिटेबल होगा। इसमें मैक्सिडेमेसिस क्रॉनिक जो है हाइपोथायराइज़्म का ये प्रॉब्लम होती है इसमें। थायरॉक्सिन जो T4 हमारा थायराइड निकलता है, तो इसमें जो T4 में जो है इसमें थायरॉक्सिन की प्रॉब्लम हो जाएगी मतलब उसकी मात्रा कम-ज़्यादा हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। डिपोज़िशन ऑफ म्यूकोपॉली जो डिपोज़िशन ऑफ म्यूकोपॉली
सैक्रियाइड मतलब जो होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है डिपोजिशन होने लग जाएगा। और अब ये इसमें जो लक्षण आएंगे, जो फर्स्ट लुक में आएंगे लक्षण, वो फेस में, नेक में, डॉर्सम ऑफ हैंड, और पहले तो इन सब में एडिमा आएगा। पहले फेस पे आएगा, नेक पे आएगा और हाथों के ऊपर के हिस्से में आएगा। और उसके बाद जो एडिमा ये बढ़ता हुआ जाएगा टंग में, नोज में, ओरल कैविटी मतलब दांतों के ऊपर, लैरिंग्स में जो हमारी स्वर नली है उसमें, और उसके बाद ये नीचे को पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये घेर लेगा, मतलब कवर कर लेगा ये एडिमा। और उसके अलावा अन्य लक्षण जो होंगे वो सेंसिटिविटी टू कोल्ड, मतलब उसमें ठंड ज्यादा लगेगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, या फिर उसका स्किन का लॉस होने लग जाएगा, लॉस ऑफ हेयर हो जाएगा, मतलब बाल झड़ने लग जाएंगे, एमोनोरिया मतलब पीरियड बंद हो जाएगा इसमें, और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज जो है भारी, मोटी और खरखरी हो जाएगी इसमें, डीपनेस राइज इन सिस्टोलिक प्रेशर, तो या फिर कानों से आवाज मतलब कानों में कम सुनाई देगा, और सिस्टोलिक प्रेशर जो है इसमें बढ़ जाएगा। जो हमने देखा होगा कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो हमारे हार्ट में जो प्रेशर होते हैं, इस सिकुड़ना और उसका सिकुड़ने में इसमें प्रॉब्लम आएगी, और पल्स जो है वो स्लो हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं नॉन पिटेबल का। और इसके अलावा जो है फाइलेरियल एक और होता है इसमें प्रॉब्लम। फाइलेरियल मतलब होता है हाथी पांव, मतलब जिस तरह इसमें क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है, ये फिर किसी कीटाणु के काटने से भी आ सकता है, तो इसमें जो है लिम्फेटिक ब्लॉक्ड हो जाते हैं, मतलब जो लिम्फ जो होती हैं वो जो अपना काम ढंग से नहीं कर पाती हैं, फ्लूइड को जो है वो बाहर नहीं निकाल पाती हैं, तो वो फ्लूइड जो है हमारी बॉडी में जमा होने लग जाता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग में जो है डिपेंडेंट लेग्स में, पैर में शुरुआत होता है ये स्टार्टिंग में, और उसके बाद ये धीरे धीरे पार्ट बॉडी के मतलब और पार्ट्स में ये धीरे धीरे फैलने लग जाता है। और इसमें जो है और लक्षण क्या होंगे, लिम्फेजाइटिस, तो ड्यू टू इन्फेक्शन के कारण जो है लिम्फेजाइटिस हो जाएगा इसमें, और वेरिकोसिटी, वेरिकोसिटी मतलब जो हमारे जो पैरों में जो हमने वेरिकोस जो वेन्स होती हैं यहाँ पर, उसमें जो है क्योंकि फ्लो जो है नीचे को आ रहा है हमारा बॉडी का, वहां पे जो वाल्व होते हैं वो काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उसका प्रेशर नीचे बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी वेरिकॉन्स वेन शुरू हो जाते हैं, और पैर नीचे से जो है फूलना शुरू हो जाता है, मतलब उसकी वेन्स जो है मोटी होने लग जाती हैं। और ये जो है एलिफेंटाइटिस, मतलब पैर जो है हमारा इतना मोटा होने लग जाएगा जैसे एलिफेंट के पैर होते हैं, मतलब दोनों पैरों में सूजन जबरदस्त हो जाती है, और इसका इलाज करना भी मतलब बहुत कठिन हो जाता है उसके बाद। हाइपर हाइपरप्लेजिया ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन है हाथों की, पैरों की, मतलब पूरी बॉडी की स्किन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसमें जो है पाइलोरिया इओसिनोफिलिया, जो इसमें जो है जो हमारे काइलोरिया इनोसिनोफिलिया मतलब होता है कि जो हमारा यूरिन है उसमें WBC की जो है उपस्थिति ज्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से WBC की वजह से जो है हमारे जो इन्फेक्शन है, एलर्जी है, ये सब जो है उसका इनके कारण जो है WBC की जो है प्रेजेंटेशन इसमें ज्यादा हो जाती है। तो फाइलेरियन जो है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको भी हम मतलब इन लक्षणों से पहचान सकते हैं कि किस कौन कौन से इसमें लक्षण आ रहे हैं, उसके हिसाब से उसका इलाज कर सकते हैं। अब ये है कार्डियक एडिमा ड्यू टू बैकवर्ड फेलियर ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो कार्डियक एडिमा का इन्होंने फ्लो बताया है कि ये किस तरह से शुरू होता है। ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, ऊपर का हिस्सा जो हमारा, तो उसमें जो है जो ब्लड का जो प्रेशर है वो उल्टा मतलब सही तरीके से नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो है जो वहाँ पे वेन्स होती है उनमें प्रेशर हो जाता है बहुत ज्यादा, वेन्स में प्रेशर बढ़ जाता है, और इसी की वजह से जो है वहाँ पे फ्लूइड जो है वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू कर देता है। तो इसकी जो ये कार्डियक एडिमा की ये प्रोसीजर है कि ये कारण किस कारण से ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल में वहां पर जो फ्लो जो है ब्लड का वो वापस ढंग से अंदर नहीं जा पा रहा है, और वहां पे जो कोशिकाएं जो है वो हार्ट की जो है वो अगर ऐसी स्थिति कब आती है जब हार्ट में जो है ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है वो, और जो ब्लड जो लंग्स में से आ रहा है वो लंग्स में ही आगे को ना बढ़ करके लंग्स के पास ही इकट्ठा होने लग जाता है, और जिसकी वजह से वहां पर जो है एडिमा हो जाता है।
तो ये कारण इसका पता चल गया हमको कि लंग्स में फ्लूइड का जमा होना हमारा जो है, जिसकी वजह से फ्लूइड हमारा इकट्ठा हो रहा है लंग्स में, लेकिन वो अफेक्ट कर रहा है कार्डियक को, मतलब हार्ट को में प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से। तो वहां पर जो है ये कार्डियक एडिमा बन जाता है। तो इसके बाद रेनाल एडिमा क्या है? लो ब्लड सप्लाई टू किडनी। अब यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई किडनी को होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। लो फिल्ट्रे किस वजह से नहीं हो रही है? वो फिल्ट्रेशन उसका सही से नहीं हो रहा, और रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, और जो उसका जो वाटर और सॉल्ट अंदर ही इकट्ठा रह जाता है, वो बाहर नहीं निकल पा रही है क्योंकि फिल्ट्रेशन सही नहीं कर पा रही है। जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे वो उसकी वाल्व को जो है वहां पर एडिमा बना देते हैं। तो बिसाइड अदर एडिमा, और उसके अलावा जो हमारे और एडिमा है वो है एडिमा ऑफ एन आर्म ड्यू टू मैलिगेंट एक्सिलरी ग्लैंड्स पासिंग एक्सिलरी वेन्स। तो हमें पता है कि जो हमारा एक्सिलरी हिस्सा, जो हमारे कांख का हिस्सा होता है, जो अंडर आर्म्स होते हैं वहां पर, तो वहां पे ये एडिमा होता है। और ये होता है हमारा लिम्फ, यहाँ पे लिम्फ नोड्स जो है वो उसमें जो सही से काम नहीं कर पाते। लिम्फ नोड्स में जो है वहां पर मतलब इकट्ठा जो लिम्फ जो है अच्छे से काम ना करने की वजह से वहां पर एडिमा हो जाता है। और उसके बाद है एडिमा ऑफ ए लेग ड्यू टू थ्रोम्बोसिस ऑफ पॉपिटियल ऑफ फिमोरल वेन्स। तो यहाँ पे जो पैरों में जो यहाँ पे एडिमा होगा, किस वजह से होगा? ये ब्लड थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड क्लॉट्स, जहाँ पे जब वेन्स में ब्लड क्लॉट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वहां पर जो पैरों की जो घुटना है उसके पाज या थाई में जो है, वहां पे वेन्स में जो है प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और वहां पे जो मतलब फ्लूइड ज्यादा जमा होने लग जाता है, क्योंकि वहां पे क्लॉट आ गया। क्लॉट की वजह से उसका जो जो मतलब सही तरह से पास आउट होना चाहिए, प्रेशर बनना चाहिए ब्लड का, वो नहीं हो पाता है, और वो वहीं इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो है पैरों पे एडिमा आ जाता है। एडिमा ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी में जो एडिमा है ड्यू टू इंट्राथोरेसिक ट्यूमर और प्रेसिंग सुपीरियर वेना कामा। तो ये अपर पार्ट में जो एडिमा आता है वो हमारा आता है चेस्ट के अंदर, जो टिश्यू होते हैं वो बढ़ जाते हैं, वहां पे गांठें बनने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो है सुपीरियर वेना कामा की जो अपना हमने हार्ट के चैप्टर में भी पढ़ा था कि सब होल बॉडी से जो ब्लड ले जाती है, तो वो वहां पर जो है उसको ढंग से पास आउट नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां पे क्लॉट्स बन गए हैं, गांठें बन गई हैं। तो उसकी वजह से जो हमारे अपर पार्ट में भी एडिमा हो जाता है। एडिमा ऑफ सीरस कैविटी, तो प्लूरल इफ्यूजन। तो यहाँ पे जो सीरस कैविटी में हमने अभी देखा था कि लंग्स में भी, हार्ट में और हमारे एब्डोमेन में एक कैविटी होती है। तो लंग्स की प्लूरल कैविटी होती है, हार्ट की पेरिकार्डियल कैविटी होती है, और हमारे एब्डोमेन में पेरिटोनियल कैविटी होती है। अगर ये इन सब में जो है एडिमा अगर आ गया है, तो जो हमारे अगर ढंग से इनमें इनको जो है इनमें इनके जो फंक्शन है उनको वो अफेक्ट करेगा। और जो अगर लंग्स में, अगर हमारे एब्डोमेन में आ रहा है, तो वहाँ पे एसाइटिस भी हो सकता है। यहाँ पर एसाइटिस मतलब पेट में पानी भरना। तो इस एडिमा की वजह से हमारे लंग्स में, हार्ट में, और जो है हमारे पेट में जो है एक फ्लूइड ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इस प्रकार के एडिमा को तर्जनी से दबाने पर यह तरल पास के रिक्त स्थानों पर सरक कर वहां एक गड्ढा छोड़ देता है, और बाद में तरल के पुनः वापस आने पर सामान्य त्वचा दिखाई देने पर लगती है। मतलब इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि वहां पे हम एक अंगूठे से दबाएंगे तो वहां पे एक गड्ढा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा। तो इस एडिमा को हम इस तरह से पहचान सकते हैं। इस प्रकार के एडिमा के दो कारण होते हैं। असामान्य स्थितियों में जो कैपिलरीज से प्लाज्मा का लीक होना। तो अभी सर ने जैसे बताया था कि हर कोशिका में अपनी कैपिलरी होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं। तो जो वो अंदर और बाहर के जो हम एब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर सेक्रेशन हो रहा है, उसको जो उसकी डेंसिटी को वो ठीक से बनाए रखते हैं, उसमें एक बैलेंस बना के रखते हैं। और जब ये प्लाज्मा लीक होने लगता है, प्लाज्मा मतलब जो उसमें प्रोटीन है वो लीक होने लग जाता है, तो असामान्य स्थितियों में, तो ये रक्त कोशिकाओं में से प्लाज्मा का लीक कर जाना, इसकी वजह से जो है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का सामान्य से अधिक हो जाना,
जैसे आवश्यकता से अधिक ट्रांसफ्यूजन होने पर, किडनी में फिल्ट्रेशन ना होने पर। तो हमने देखा कि जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है हमारा बढ़ गया है, तो उसका अधिक हो गया है, तो वहां पर जो है जो किडनी से बाहर निकलना चाहिए, जो फिल्ट्रेशन के द्वारा जो है टॉक्सिन बाहर निकलने चाहिए, वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहां पे भी हमारा इस प्रकार का एडिमा वहां पर हो जाएगा। और प्लाज्मा का कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर सामान्य से घट जाना, और अगर जो कोलाइडल जो है हमारा ये इसमें जो प्रेशर है, इसका ऑस्मेटिक प्रेशर है, वो अगर कम हो गया है, सामान्य से कम हो गया है, तो वहां पे हाइपरप्रोटोनियमिया हो जाएगा। हाइपरप्रोटोनियमिया मतलब प्रोटीन का कम होना, और भोजन ना मिलने पर या मूत्र में एल्बुमिनिया होने पर, और अगर सही तरह से हमारे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, या फिर जो प्रोटीन जो है हमारे यूरिन से बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रहा है, तो वो भी स्थिति हमारी जो है उसमें भी एडिमा के दो ये इस कारण में आता है। कोशिका मेम्ब्रेन से असामान्य रूप से एक्सऑस्मिस या परमेबिलिटी बढ़ जाना, जैसे अधिक उल्टी, डिहाइड्रेशन, अधिक रक्त बह जाना। और कोशिका मेम्ब्रेन जो है हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है कि किस तरह से जो है सेल्स से जो है पानी को बाहर निकालती है ये, जब ये असामान्य रूप उसका मतलब एबनॉर्मल हो जाती है, तो सेल से पानी को जो बाहर निकालने का काम है, या फिर उसमें जो अंदर बाहर एक जो बैलेंस बनाने का काम है वो नहीं कर पा रही है, तो वहां पे क्या होगा, एक्सेसिव उल्टी, या मतलब अधिक मात्रा में उल्टी हो जाएगी, या डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फिर या वहाँ पे ब्लड लॉस हो जाएगा। तो ये भी हमारे जो एडिमा के दो कारणों में से है। एक तो सेकंड मैडम, ठीक है, दो प्रेशर की बात की गई है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और एक कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का अर्थ ये होता है कि फिजिक्स का सिद्धांत है कि अगर आप कभी नल देखा हो आपने, तो ऊपर से जो ऊपर का जो तरल, वो अगर एक टंकी हो, टंकी में ऊपर छेद कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, सबसे नीचे कर दीजिए, तो सबसे ऊपर वाला जो है बहुत तेजी से निकलेगा, बीच वाला उससे कम तेजी से निकलेगा, और बिल्कुल नीचे वाला बहुत कम तेजी से निकलेगा। क्योंकि ऊपर वाले पर प्रेशर जो है, नीचे वाला नहीं, सॉरी उल्टा है, नीचे वाला सबसे अधिक तेजी से निकलेगा, बीच वाला कम तेजी से निकलेगा, ऊपर वाला बहुत कम तेजी से। कारण यह है कि नीचे वाले प्रेशर अधिक है, तो वो खूब तेजी से निकलेगा। इसीलिए जो आप कभी सोसाइटियों में जो नीचे वाले रहते हैं उनको पानी खूब मिलता है, ऊपर वाले को पानी कम मिलेगा, क्योंकि प्रेशर उस पर कम होगा। तो वो ये प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है, यानी ये जल का दाब है। ये तो जल का दाब, अगर कैपिलरी में जल का दाब, जल अधिक संख्या में बढ़ गया तो क्या करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा देगा, तो बाहर निकलना चाहेगा। जल का गुण है, जो भी फिजिक्स सिद्धांत है कि जब भी कोई कंसंट्रेशन बाहर अधिक होगा, तो जल उसको कोशिश करेगा इस कंसंट्रेशन को बराबर करने की, तो ये बाहर निकल जाएगा। दूसरा, एक कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हर उसमें कैपिलरी में या हर किसी भी ट्यूब में एक प्रेशर होता है, जो उसमें घुले हुए कंटेंट्स हैं, उनकी वजह से एक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो क्या होता है, वो कोशिश करते हैं वो लोग कि उसके बाहर और अंदर दोनों का प्रेशर बराबर रहता है, तो अंदर से बाहर आना, अंदर वाला अगर प्रेशर बढ़ा है तो बाहर निकलेगा, बाहर वाला प्रेशर है तो अंदर निकलेगा। यानी किन्हीं कारणों से अगर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा तो क्या होगा, जो बाहर प्रेशर लगा रहा है कि ना आवे कोई, और दूसरा अंदर आ जाएगा, तो अंदर पानी आ भी सकता है और पानी बाहर जा भी सकता है। क्योंकि जब भी ये ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस में नहीं होगा, ये बैलेंस होना चाहिए ताकि अंदर और बाहर समुचित मात्रा में कोई चीजें आ सके, यानी सोडियम, पोटेशियम या कोई भी न्यूट्रिएंट्स आ सके। अदरवाइज किसी में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसीलिए रक्त का ऑस्मोटिक प्रेशर घटने पर इनका प्रेशर, इसमें अंदर भी पानी आ जाएगा, खूब पानी भी भर देगा इसमें, तो ये भी आपकी भी सूजन आ जाएगी। तो इसलिए इन सब में एक ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर रहना चाहिए। ये दो फैक्ट है, इसलिए चलिए आगे। लिम्फेटिक प्रभाव में अवरोध, ब्लॉक्ड इन लिम्फेटिक फ्लो। तो इसका जो इन्होंने एग्जांपल दे दिया फाइलेरिया का। फाइलेरिया में हमने देखा था कि हाथी पांव किस तरह से जो है ये नीचे वेन से शुरू होता है, हमारे घुटने से नीचे, तो वहां पर जो है फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, और जिसके बाद वो धीरे धीरे वो जो एडिमा है वो पूरी बॉडी में ऊपर तक आने लग जाता है। तो यहाँ पे लिम्फ में जो है अगर प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कोई ब्लॉकेज आ रही है,
वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, तो वहां पर ये एडिमा होता है। रक्त कोशिकाओं में प्रेशर बढ़ना, इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर, अत्यधिक जल एवं लवण रुकना, रिटेंशन ऑफ वाटर एंड साल्ट, और किडनी फेल्योर, हार्मोन एल्डोस्टेरोन की मात्रा बढ़ना। तो ये यहाँ पर हमने देखा था कि भी किस तरह से अगर पानी में अगर जो हमारी बॉडी में अगर किडनी ढंग से उसको मतलब सिक्रेशन नहीं कर पा रही है, उसकी फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर किडनी फेल्योर के जो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, एल्डोस्टेरोन की जो होते हैं हमारे पे, ये स्टेरॉयड एक प्रकार से हार्मोन होते हैं जो शरीर में जो है सोडियम की मात्रा में जो है बैलेंस, और सोडियम और पोटेशियम में ना एक बैलेंस बना के रखते हैं, जी जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। तो अगर फिल्ट्रेशन सही नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा कि ये जो स्टेरॉयड हार्मोन है इनकी मात्रा जो है बढ़ जाएगी, और ये वहां पे एडिमास कर देंगे। तो धमनीय प्रतिरोधक बल कम होना, लो आर्टेरियल रेसिस्टेंस फोर्स, तीव्र जर ऑटोनॉमिक सिस्टम का निष्क्रिय होना, ये किसके कारण होता है? ये हमारा अगर बहुत तेज बुखार आ गया है या ऑटोनॉमिक सिस्टम हमारा जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, हमारा ऑटोइम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, तो तब ये प्रॉब्लम आएगी। धमनी फैलाने वाली दवाओं का प्रयोग अगर हमने करा है तो यहाँ पर जो है उसकी वजह से भी ये धमनी फैलाने वाली दवाओं का प्रयोग इसमें जो है जो वैसो डायलेटर ड्रग्स होती हैं, इसकी वजह से भी ये जो है ये जो कैपिलरी में जो है प्रेशर बढ़ सकता है। सिराओं में प्रेशर बढ़ना, इंक्रीज वेनस प्रेशर, जो वेनस प्रेशर मतलब जो पैरों में सूजन आती है जो वेरिकोन्स वेन्स वगैरह की वजह से, हार्ट फेलियर, सिराओं में अवरोध, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, स्केलेटल मसल्स पैरालिसिस। तो अगर हार्ट फेलियर में जो वेनस ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ गया है, जो वेन्स में जो है अगर कहीं पे क्लॉटिंग वगैरह की वजह से जो है अवरोध हो गया है, तो वहां पर भी यहाँ पर जो है हार्ट में भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी इसमें, और स्केलेटल मसल्स की जो इसमें पैरालिसिस होने की इसमें संभावना हो जाती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन स्तर घटना, लो प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन। तो हमें पता है कि एल्बुमिन जो प्रोटीन जो रक्त में पाया जाता है वो हमारी किडनी को जो है उसमें जो किडनी से मतलब मूत्र में जो हमारी यूरिन होती है उसमें जाने से रोकती है। किडनी का काम होता है उस प्रोटीन को रोकना और बाहर नहीं निकलने देना। तो जब जब यहाँ पर एल्बुमिनुरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जब यहाँ पर मूत्र में जो है हमारे यूरिन में जो एल्बुमिन है वो ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो पैर में नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब पैर में टखने में जो सूजन आ जाएगी उसमें, और या फिर जलने पर त्वचा के रूप में प्रोटीन का नुकसान, अगर कोई किसी को कोई आंख से जल गया है तो वहां पे जो हमारी स्किन होती है उसमें प्रोटीन का नुकसान हो जाता है, और प्रोटीन सिंथेसिस की कमी, और ये जब लीवर सिरोसिस की वजह से हो सकता है, भोजन में प्रोटीन की कमी से हो सकता है। तो लीवर में जब घाव वगैरह हो जाता है तो या फैटी लीवर हो जाता है या काम करना बंद कर देता है तो लीवर सिरोसिस की समस्या आ जाती है। तो वहां पर भी जो है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन जो है लो लो हो जाता है, उसका स्तर घट जाता है, जिसकी वजह से एडिमा आ सकता है। कोशिकाओं के पारगम्यता बढ़ना, जो इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, इम्यून प्रतिक्रिया के कारण हिस्टामिन निकलना। तो जो हिस्टामिन मतलब होता है हमारे जो हमारी बॉडी में जो रसायन होते हैं, जैविक रसायन होते हैं, जो एलर्जी डाइजेशन वगैरह आदि में जो है हमारे इसकी वजह से ये इम्यून जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। मतलब, और उसके बाद है रिलीज ऑफ टॉक्सिन, चाहे एंडोजीनियस हो या एक्सोजीनियस हो। जो बॉडी में जो बॉडी में टॉक्सिन है वो अगर ढंग से बाहर नहीं निकल पा रहे तो उसमें भी जो है हमारे जो जीवाणु जो शरीर के अंदर ही पैदा होते हैं एंडोजीनियस कहलाते हैं वो। एक्सोजीनियस मतलब बाहरी दुनिया से जो हमारे अंदर आते हैं, तो ये भी हमारी जो कैपिलरी की जो है उसमें परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, इनकी इसकी वजह से बढ़ जाता है। या विटामिन सी की कमी से भी हमारी ये जो कोशिकाएं हैं ये अपने काम को जो है ढंग से नहीं कर पाती हैं। तो ये इसके बाद इन्होंने नेचर ऑफ एडेमेटस फ्लूइड के बारे में दिया है कि जो कंपोजिशन की दृष्टि से लिम्फ तरल का जो कितनी मात्रा में हमारी बॉडी में अलग अलग चीजें होनी चाहिए। इस चार्ट को सर ये अपने आप सब पढ़ लेंगे, ये टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भी कितना जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए लिम्फ में और इडीमा में कितनी होनी चाहिए, ठोस वगैरह। तो ये सारे एक चार्ट है जिसको हम टेस्टिंग में मतलब अ, देख सकते हैं कि कितना होना चाहिए और कितना है। नेक्स्ट है हमारा कार्डियक एडिमा। शरीर की शिराओं द्वारा हृदय को रक्त की आपूर्ति कम होने पे रक्त शिराओं में भर जाता है।
और हृदय ऊतकों को रक्त की आपूर्ति सामान्य से कम कर रहा है। इन दशाओं में किडनी को भी रक्त आपूर्ति कम हो पाती है, अतः बचाव प्रतिक्रिया के अंतर्गत किडनी से रेनिन तथा एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन निकलकर किडनी में जल एवं लवण की मात्रा एक्सक्रीट होने से रोकता है। इस प्रकार हृदय के रोगी में एडिमा शोथ का लक्षण आ सकता है। यूं तो पूर्ण शरीर में हल्की सूजन रहती है, परंतु पाँव में सबसे पहले नोटिस की जाती है। हमने जैसे पहले हमने कार्डियक एडिमा के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे एंकल में और ये जो पैर के ऊपर के हिस्से में अगर सूजन आ रही है तो हम उसको, वो हमारा पहला लक्षण होगा कि ये कार्डियक एडिमा है। उसका कारण उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है, जो शरीर की जो वेन्स होती हैं, जो हार्ट को जो है ब्लड की सप्लाई करती है, तो उसमें जो है अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सामान्य से कम कर रहा है। अगर मान लो हार्ट जो है टिश्यू को जो है, जो ब्लड की सप्लाई अगर कम कर रहा है, तो वहां पर जो है किडनी को भी उसकी वजह से जो है ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, किडनी को नहीं मिल पाती है। अब क्या करती है किडनी, ब्लड की सप्लाई कम मिल रही है तो किडनी क्या करती है, जो रेनिन और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन निकल करके किडनी में जो जल और जो हमारे उसके लवण है उनको बाहर निकलने से रोकती है, क्योंकि उसको पता है कि बॉडी में वैसे ही कम है, अगर इनको बाहर निकाल देंगे तो और भी कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से किडनी अपना काम करने की कोशिश करती है, बचाने की उसको कोशिश करती है। तो इस प्रकार हृदय के रोगी में जो है एडिमा का लक्षण आ जाता है, और इसमें पूरे बॉडी में सूजन, हल्की सूजन होगी, लेकिन पाँव में सबसे पहले नोटिस की जाएगी। और उसके बाद इसमें सूजन में जो है सैक्रम का एरिया भी आएगा, लंबर रीजन भी आ जाएगा, और जेनिटाइल्स भी जो है हमारे जननांग भी, इसमें उनमें भी सूजन आ जाती है। जो रोगी बिस्तर पे लेटे रहते हैं उनको ये सब प्रॉब्लम, मतलब सैक्रम में, लंबर एरिया में और जेनिटाइल एरिया में भी सूजन आ जाती है। और क्रॉनिक हार्ट रोग में सूजन संपूर्ण शरीर में, मतलब अगर क्रॉनिक हो गई प्रॉब्लम तो वहां पे ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं हो रही है, किडनी ढंग से उसको बचाने की कोशिश कर रही है, तो हमारी पूरी बॉडी में ये सूजन क्रॉनिक इसमें आ जाती है। और एडिमा तरल में मौजूद प्रोटीन के कारण रक्त में प्रोटीन की कमी हो जाती है, और अतः प्लाज्मा ऑस्मेटिक प्रेशर कम होने से अधिक जो कंडीशन है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और इस शोथ को घटाने हेतु प्रथम शिराओं में रक्त प्रवाह सामान्य करना होगा, और सेकंड में जो है हार्ट की पंप क्षमता यहाँ पर सुधारनी पड़ेगी। तो इसके बारे में हमने टेट्राइज 19 में भी पढ़ा था कि जो CI का हमारा चैप्टर है उसके द्वारा भी हम इसमें ब्लड फ्लो को 36145 से एडिट करके मतलब ये कर सकते हैं, या फिर ST32 लीवर 7 को यूज करके हम, या फिर डॉक्टर वाल का जो हमारा CI जो लेसन है उसको भी हम इसमें यूज करके हम यहाँ पर ब्लड फ्लो को सामान्य कर सकते हैं। और जब ब्लड फ्लो सामान्य हो जाएगा तो हमारा जो हार्ट की जो पंपिंग, जो पंप करने की जो उसकी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरुआत में की वजह से आ रही थी, उसको हम ठीक कर सकते हैं। पल्मोनरी एडिमा फेफड़ों के रोगग्रस्त होने पर यदि रोगी को का हृदय तो ठीक है और रक्त में प्रोटीन की जो मात्रा है वो भी सामान्य है, तो शरीर में सूजन नहीं आती है। पल्मोनरी एडिमा रोग की वह दशा है जिसमें फेफड़ों में जो एल्विलाई होते हैं, हमने लंग्स के चैप्टर में भी पढ़ा था कि एल्विलाई होते हैं, उसमें जो फ्लूइड भर जाता है, और वहां पर जो है वो एल्विलाई क्या करते हैं, हमारे एक्सचेंज करते हैं गैसों का, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहां पे एक्सचेंज होता है। तो ब्लड में जो है ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो चेंज करके उस वहाँ पे ऑक्सीजन भरता है, तो वहां पे जो आदान प्रदान जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि एल्विलाई अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ फ्लूइड भर गया है। तो वहां पे जो एक्सचेंज करने की जो उसकी ताकत होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्या होगा कि अब जो कि लंग्स अपना सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन सही से नहीं डाल पा रहे हैं, तो जो हार्ट है हमारा, लेफ्ट हार्ट जो है वो फेलियर की कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि जो जो हमारा जो ब्लड है वो फेफड़ों में अधिक देर रुकता है, और उसकी वजह से जो है, जो अब वो, क्योंकि ऑक्सीजन वाला ब्लड तो मिल नहीं रहा है हार्ट को, तो वहां पर जो है, यहाँ पर क्या होता है, कैपिलरी से जो फ्लूइड, कैपिलरी से तरल फ्लूइड में भरने लगता है, एल्विलाई में भरने लगता है। और इस दशा में सामान्यतः फेफड़ों का जो बेस होता है, वहां पर जो है वो हिस्सा जो है, वहां पर जो नीचे का हिस्सा होता है लंग्स का, वहां पे वो फ्लूइड बढ़ने की वजह से वो एडिमा ग्रस्त हो जाता है, मतलब वहां पे सूजन आ जाएगी, और उसमें जो है वो अपना फेफड़े ढंग से चेंज नहीं कर पाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में, और वो अच्छा वाला ब्लड जो है, ऑक्सीजन जो
ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो हार्ट को नहीं दे पाते हैं और वहां पे सूजन आ जाती है। इस दशा में जो हमें करना है वो है फेफड़ों में हमको जो ब्लड फ्लो है उसको नॉर्मल करेंगे हम। तो ये हम CI के में जो हमने चैप्टर पढ़ा था उससे भी कर सकते हैं, मेरिडियन के हिसाब से या फिर वाईएनएम के हिसाब से भी हम इसको मतलब इसके ब्लड फ्लो को नॉर्मल कर सकते हैं, फेफड़ों में जो रक्त प्रवाह है उसको। एल्वुलाई में सिक्रेशन सामान्य हो, एल्वुलाई में अगर हम उसका मतलब उसको ब्लड फ्लो सही होगा तो एल्वुलाई में भी वहां पे सिक्रेशन सामान्य करना पड़ेगा उसका, ताकि जो है वो अपना ढंग से काम कर सकें। और एल्वुलाई में जो तरल है इकट्ठा हो गया उसको बाहर निकालना पड़ेगा हमारे को। तो ये जो है हमें इसके बारे में भी हमने अपने पिछले चैप्टरों में पढ़ा हुआ है कि किस तरह से जो है हम इनको कम कर सकते हैं, मतलब नीचे जो वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर है रिनाल एडिमा, कार्डियक एडिमा की भांति जो स्रोत किडनी की अक्षमता के कारण हो वह रिनल एडिमा कहलाता है। रिनल एडिमा मतलब जो किडनी की प्रॉब्लम, जो हमने अभी किडनी के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो फिल्टर करते हैं, उनमें जो अगर कोई मतलब वहां पे अगर फ्लूइड जमा हो जाता है तो वो इस काम को अपना ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो इसकी फिल्ट्रेशन में जो है उसकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है। अर्थात इस एडिमा का प्राथमिक कारण किडनी द्वारा जल एवं लवणों का उत्सर्जन ना हो पाना, मतलब जो उसको एक्स्ट्रा जो जल है या जो लवण है उनको वो बाहर नहीं निकाल पाती, और वो जो नहीं निकाल पा रही है इस दशा में जो किडनी के जो नेफ्रॉन जो है वहां पे एक प्रकार से बीमार हैं, और नेफ्रॉन द्वारा ग्लोमरस में रक्त जो है का फिल्ट्रेशन सामान्य स्तर से बहुत कम हो गया है। तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, शरीर में एकत्र होता जल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बढ़ता जाता, मतलब जो उसको बाहर निकालना चाहिए था वो नहीं निकाल पा रही है, तो वो वहीं पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा हमारे। अधिकांश रोगियों में यह सूजन चेहरे पर, विशेष रूप से निचली पलकों के नीचे प्रथम लक्षण की भांति दिखाई पड़ती है, और मरीज जब सोकर उठता है सुबह के टाइम तो परिवार के और लोग उस चीज को देखते हैं कि इसकी सूजन यहाँ पर आ रही है। जल एवं लवणों का सामान्य अधिक मात्रा में होना, मतलब अगर सामान्य है का सामान्य से अधिक मात्रा में अगर हो रहा है तो मरीज का जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इसकी वजह से। अतः इस स्थिति में किडनी को स्वस्थ रखने हेतु नेफ्रॉन की फिल्ट्रेशन क्षमता हमको वापस लानी पड़ेगी, मतलब नेफ्रॉन को हमें ठीक करना पड़ेगा अगर हमें किडनी का जो रेनल एडिमा है उसको ठीक करना है। तो मैक्सिडेमस एडिमा, ये और इस स्रोत का जिक्र यहाँ इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह सामान्य एडिमा से थोड़ा अलग है। यह रोग थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है, मतलब जो हमारी थायराइड है वो जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन रिलीज करती है, तो इस हार्मोन की कमी होने पर एक विशेष जो है म्यूकोपॉलीसैकेराइड नाम की जो है त्वचा के नीचे ऊतकों में इकट्ठा हो जाता है, मतलब जो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो हार्मोन एक तत्व है, एलिमेंट है, जो हमारी तो जो स्किन है उसके नीचे जो टिश्यू है उसमें इकट्ठा हो जाता है, जिससे जो है चेहरा, गर्दन और सुपर कैलिविकल फोसा, ये जो सुपर कैलिविकल फोसा मतलब जो हमारा गला, छाती, आंख, इसके आसपास जो है ऊपर नीचे, ये दोनों हाथों के पीछे, बैक ऑफ बोथ द हैंड्स, बिना इलाज की दशा में ये जो है बाद में जो सूजन होती है वो जीभ, नाक, मुंह, लैरिंग्स, ब्रोंकाई और पाचन तंत्रों के अंगों में भी आ जाती है। मतलब स्टार्टिंग में ये ऊपर से आएगी हमारे, और उसके बाद ये धीरे धीरे हमारे GIT लेवल से जो है नीचे को आना शुरू कर देगी। इस दशा में सूजन ट्रीटमेंट का विषय नहीं होता, अपितु थायरॉक्सिन का रक्त सुधरने के साथ साथ यह एडिमा अपने आप खत्म हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर जो है हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमने देखा होगा कि थायराइड का जो है वो टेस्ट करवाते हैं, तो उससे हमारे जो थायरॉक्सिन की जो हमारे हार्मोन्स हैं उनकी सिचुएशन पता चल जाती है कि वो कितना कम ज्यादा हो रहे हैं। तो सर लेसन खत्म हो गया, बाकी ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो एडिमा आप लोगों ने देखा, तो एडिमा जो देखिए कार्डियक एडिमा, तीन चार एडिमा की बात उन्होंने कही, हम लोग कार्डियक की बात कर रहे हैं, रीनल की बात कर रहे हैं, और साथ साथ हम लोग पल्मोनरी बात कर रहे हैं। दूसरा जो थायरॉक्सिन की वजह से है, तो थायरॉक्सिन का ट्रीटमेंट आप कर दीजिए, चाहे आयुर्वेद में कर दीजिए, चाहे थायराइड और पिट्यूटरी पर ट्रीटमेंट कर दीजिए। हाइपोथैलेमस भी ले सकते हैं, TW20 उधर अगर चाइनीज में करना, TW20, TW3, और उसके बाद ये TW जो है आपका थायराइड आ जाएगा TW
2 में। तो ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं कि भाई हम लोग कहेंगे फिंगर, अगर नेल चक्र में यूज करना हो तो वो नेल चक्र 9 और 4 5 सीडेट, 036 स्टोन, 029 सीडेट। फिर हम लोग अगर चक्रा में करना चाहते हैं तो 5 सीडेट, चक्रा 5 सीडेट, लेफ्ट हैंड में पाम में चक्रा 5 सीडेट, 6 7 8 टोन, यहाँ भी कर सकते हैं। दूसरा हम लोग जैसे जो मैडम ने भी बताया, रेखा मैडम ने, कि जब भी आपको हार्ट की या लंग्स की प्रॉब्लम हो तो हमको क्या करना है, उसका फंक्शन सुधारना है। तो एक तो रक्त का अलग से है, रक्त के लिए भी हमारा डॉक्टर वॉल भी कह रहे हैं, रक्त के लिए हमारे पास जो है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी है, और दूसरा चाइनीज में भी हमारे पास है कि LUO7, LUO3, 2-3 है, LUO7, LUO8 और LUO9 भी है उसमें। LUO9 तीनों का इधर कर दीजिए, ST32 कर दीजिए, लीवर 7 कर दीजिए, और इसके साथ साथ तो आप पैर और हाथों के दोनों के मूवमेंट को सुधार देंगे। प्लस हमारे पास CI मेरिडियन है डॉक्टर वॉल की, उसको भी हम टून कर सकते हैं। उसके जब भी डॉक्टर वॉल का करिए तो उसमें CMP पॉइंट जरूर यूज करिए। CMP पॉइंट अकेले यूज करेंगे तो भी बहुत सा काम बन जाएगा। तो CMP पॉइंट, और जो जिस एरिया में आ रहा है, 1 में आ रहा है, 2 में, जो भी है, अगर नॉर्मल है तो आप उसमें CI में तीनों में कर दीजिए, 1 2 3 में। तो इस तरह हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे? अल्टीमेटली सिम्टम आता है अधिकांशतः पैरों में, आंखों में आएगा, ऊपर आएगा, पैरों में आएगा। तो पैरों में तो रीनल भी आ जाएगा, पैरों में देखिए हार्ट वाला भी पैरों में दिखा रहे हैं ये लोग। चाइनीज में हम लोग क्या मानते हैं कि ऊपर वाले में लंग्स का चेहरे पर आएगा, और अगर रीनल है तो पैरों में जाएगा। तो फेस वाला जो बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि दिस इज ड्यू टू हार्ट एंड ये पल्मोनरी, और नीचे वाले बोलते हैं कार्डियक, वो उसकी वजह से, रीनल की वजह से। लेकिन ये थ्योरी कह रही है कि नहीं, वो हार्ट की वजह से भी पैरों में आ सकता है, जो दिखाई न पड़े, धीरे धीरे वो डेवलप हो जाए। क्योंकि कार्डियक फेलोर, जब भी कोई कार्डियक की प्रॉब्लम आएगी तो वो अल्टीमेटली आपका स्वेलिंग तो पूरे शरीर में फैली है तो पैरों में जाएगी ही, क्योंकि पैर ही तो उसको करेंगे। एनीवे, तो हम लोग बहुत चीजें पढ़ा। तो हम लोग जो भी ज्ञान हमको जितना भी मिला है उस ज्ञान को हम लोग ट्रांसफर जरूर करें, कोशिश करें। जी हेलो, किसी ने बोला? और हम लोग कोशिश करें कि जो हमारा ज्ञान है, किसी के पास, जो भी सबके पास ज्ञान है, वो अपना ट्रांसफर जरूर करें। ट्रांसफर मीन्स कि वो कम्युनिकेट करें दूसरे को। अपने घर में करिए, अपने दूसरे लोगों को करिए, कोई ग्रुप में करिए, किसी प्लेटफॉर्म पे करिए जरूर, सो दैट कि आपका ज्ञान बढ़ेगा। तभी खेमका सर की वो जो उनका मोटो है वो पूरा होगा कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल के लिए फिर। सर ये लेसन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको अगर हम 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा क्लियर होगा कि